वापस से वही देखते हैं। देखिए हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, ह्यूमन आई के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने ये पता लगाया कि इस दुनिया के अंदर सारी चीजें हमें कलरफुल क्यों दिखती है। ठीक है, हमें ये पता चला कि यार जो कलरफुल वर्ल्ड है वो कलरफुल एक्चुअली में है क्यों। ठीक है, सन से आने वाली लाइट हमारे पास कैसी होती है, व्हाइट लाइट होती है, एंड द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। हमने बोला अगर कोई कलर हमें ब्लू दिख रहा है, इफ एनी कलर हैज ब्लू, अगर कोई कलर हमारे पास ब्लू है तो वो ब्लू कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है। कोई शर्ट अगर मुझे किसी की ब्लू दिख रही है, दैट मींस जो लाइट सन से आई दैट वाज कंसिस्टिंग ऑल द कलर्स, वो लाइट सारे ही कलर्स को कंसिस्ट करके रखती थी, सारे ही कलर्स को अपने पास रखती थी। ठीक है, व्हेन दैट लाइट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट, वहां पर कुछ एक फिनोमेना चल रहा होता है व्हिच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, कुछ एक फिनोमेना वहां पर चल रहा होता है व्हिच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी लाइट आती है, अगर वो सरफेस जिस पे भी वो जाके स्ट्राइक कर रही है, अगर वो सरफेस उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, अपने अंदर ही रोक ले, तो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। And if the light which is striking the surface it bounces back in the same medium, अगर जो लाइट जो सरफेस को जाके स्ट्राइक कर रही है, अगर वो मीडियम को टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाए, अगर वो मीडियम से टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाए, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ये दो फिनोमेना की वजह से हमें दुनिया जो है कलरफुल देखने को मिलती है। नाउ इफ द शर्ट इज अपीयरिंग टू बी ब्लू, अब अगर एक शर्ट ब्लू अपीयर करती है, ब्लू जैसी दिखती है, तो ब्लू दिखने का उसका रीजन क्या है। ब्लू दिखने का उसका रीजन है दैट व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम white light coming from the sun, white light coming from the sun strikes the surface and gets reflected back. ठीक है, some colors are absorbed by the surface, some colors are absorbed by the surface, and others are reflected back. कुछ कलर्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सरफेस के द्वारा, एंड कुछ कलर्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। जो कलर्स रिफ्लेक्ट बैक कर दिए जाते हैं, वो कलर्स अगर हमारी आईज तक पहुंचे तो हमें वही कलर का ऑब्जेक्ट दिखता है। दिस इज द फिनोमेना व्हिच इज एक्टिंग किसके लिए, कलरफुल वर्ल्ड के। हमें दुनिया कलरफुल क्यों दिखती है, क्योंकि व्हाइट लाइट आके सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद जो विबग्योर है उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में से लाइट जो है, जैसे मान लो रेड और ग्रीन ही एमिट हुई और बाकी सारी एब्जॉर्ब हो गई। तो ये सब अपन देखते हैं, और इससे अपन को दुनिया कैसे दिखती है, कलरफुल दिखती है। किसी को इसके रिगार्डेड कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके मुझे बता सकता है, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट कि सर दुनिया कलरफुल क्यों दिखती है, इसके बीच में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यस देव अग्रवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो सन से व्हाइट लाइट आती है उसके अंदर तो सिर्फ 7 कलर्स होते हैं, और सर हमको हर एक जैसे पिंक कलर हो गया सर, वो कैसे दिखता है? वो तो बेटा वो जबकि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स से मिलता है। बेसिक 7 रंगों के अंदर हम स्पेक्ट्रम को डिसाइड करते हैं। देखिए जो विबग्योर होता है ना, यस सर, मैंने यहाँ पर लिखा, देखो ध्यान से, विबग्योर, इसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड की, रेड, और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वायलेट की। ठीक है, यस सर, सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ रेड व्हिच इज 7000 एंगस्ट्रॉम, एंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ 400 एंगस्ट्रॉम। इसकी है 4000 में आता है, 1000 में आता है, दिस इज 1000, 4000 एंड 7000 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ का क्या रहता है मेरे पास, दिस इज द वैल्यू।
ठीक है, वॉयलेट का Yes, क्या sir. वैल्यू रहेगा वेवलेंथ का, रेड का क्या वैल्यू रहेगा। अब ऐसे तो मेरे पास 4001 भी हो सकता है, 4002 भी हो सकता है, 4003 भी हो सकता है, ये सारे के सारे विजिबल लाइट के ही तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है। तो ऐसे तो देखा जाए तो मेरे पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कलर्स बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कलर्स। Yes, ठीक है, sir. हमने क्या कर रखा है इन जनरल अपने व्हाइट लाइट को 7 रंगों में डिवाइड कर रखा है। देखा जाए तो व्हाइट लाइट के अंदर हर एक कलर मौजूद होता है, व्हाइट लाइट के अंदर हर एक कलर मौजूद होता है। तो इस चीज को यहाँ से कंफ्यूज मत करिए। और आपने तो बचपन में ये भी पढ़ा होगा कि आपने रेड और ग्रीन को मिलाया तो क्या हुआ, रेड और ऑरेंज को मिलाया तो क्या हुआ, पढ़ा होगा Yes, sir. बचपन में ये सब Yes, चीज। sir. Combination of ठीक colors. है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स की बात हो जाती है। Okay, ठीक है, sir. इतना ध्यान रखिए कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है, व्हाइट लाइट जो है बेसिकली, इस व्हाइट लाइट को हमने इन 7 कलर्स मेजरली, ठीक है, इन 7 कलर्स मेजरली अपन ने इसको डिसाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। Yes. मेजरली 7 रंगों में अपन ने इसको डिसाइड कर रखा है। ठीक है, बताइए Yes, सबको sir. ये चीज क्लियर Thank होगी। you, sir. बेटा व्हाइट लाइट में सारे कलर्स हैं, मैजेंटा भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, ऑरेंज है, रेड है, सब सब है, पर्पल, नेवी ब्लू, फलाना ब्लू, सारे के सारे कलर्स व्हाइट लाइट में मौजूद होते हैं। ठीक है, सारे के सारे कलर्स व्हाइट लाइट में मौजूद होते हैं। 81 से 10th क्लास, सारे के सारे कलर्स व्हाइट लाइट में मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी हमने साथ ही क्यों लिए, क्योंकि मेजर हम इसमें इतने ही कंसीडर करते हैं, मेजरली हम साथ ही कंसीडर करेंगे। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन आई। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन आई। कल भी अपन ने इस पे डिस्कशन किया था, आज फिर अपन इस पे डिस्कशन कर रहे थे। ह्यूमन आई पे डिस्कशन क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। मेरे पास है सबसे पहले एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आउटर मोस्ट ब्लैक पार्ट जो आपको दिखता है, जहां से लाइट एंटर करती है, दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया इज दैट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, दैट आउटर मोस्ट कर्व्ड पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, वो कर्व्ड पार्ट है आई का आउटर मोस्ट, जहां पर से लाइट जो है वो एंटर करती है हमारी आई को। ठीक है, जहां पर से लाइट जो है वो हमारी आई को एंटर करती है। चलिए बिल्कुल सीधी सी बात है, आई को एंटर किया। अब यहां से जो लाइट आई, आफ्टर एंटरिंग द आई इट पासेस थ्रू प्यूपिल। आफ्टर एंटरिंग द आई इट पासेस थ्रू प्यूपिल। ये देखो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे, ये रेड से मैं इसको थोड़ा सा शेड भी कर देता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से। नाउ व्हाट इज दिस प्यूपिल? इस प्यूपिल का काम क्या होगा? प्यूपिल इज द विंडो, प्यूपिल इज द विंडो। आपको जब रोशनी की जरूरत होती है आप विंडो खोल देते हो, आपको जब रोशनी की जरूरत नहीं होती तो आप उस विंडो को बंद कर देते हो। इस प्यूपिल का काम भी वही है। जब मेरी आईज को लाइट की जरूरत होती है, जब मैं डार्क रूम में होता हूं, तो प्यूपिल वाइड ओपन हो जाता है, खुल जाता है। वाइड ओपन क्यों हो जाता है? वाइड ओपन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब प्यूपिल वाइड ओपन होगा, लाइट जो भी है वो प्यूपिल के थ्रू अपनी आईज को ज्यादा एंटर करेगी और मुझे चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए ऑन दी अदर हैंड मैंने प्यूपिल को एकदम से क्लोज कर दिया, बहुत छोटी सी ओपनिंग रख दी, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट अपनी आईज को एंटर करेगी वो बहुत कम करेगी। अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आईज को एंटर करेगी वो बहुत ही कम करेगी। अब वो बहुत कम करेगी तो ऑब्वियसली मुझे कम दिखेगी। कल भी मैंने आपको यही चीज एग्जांपल बताया था, आज फिर मैं आपको यही चीज एग्जांपल बता रहा हूँ। हम जब धूप में होते हैं, हम जब धूप में होते हैं, हम बाहर होते हैं, तो हमारे पास चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट होती है। आईज को इतनी लाइट की जरूरत नहीं है, तो वो प्यूपिल के साइड को क्या कर देती है, छोटा कर देती है। तो मैं लिख देता हूँ इसको नीचे, व्हेन इन सनलाइट, when in sunlight, when in sunlight pupil contracts, pupil क्या कर जाता है, contract कर जाता है, ठीक है, और shrinks, the window or the opening shrinks, the window or the opening shrinks, छोटी हो जाती है।
लेकिन वहीं से अपन मैं सनलाइट से डार्क रूम के अंदर आऊं तो मुझे एकदम से कुछ नहीं दिखता। मैं जैसे ही धूप में घूमने के बाद अपने घर के अंदर आता हूँ तो मुझे थोड़ी देर तक कुछ चीजें नहीं दिखती होती, मुझे अंधेरा अंधेरा महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद 1-1.5 मिनट बाद मेरी आईज नॉर्मल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं सनलाइट से रूम को एंटर करता हूँ तो सनलाइट जब मैं था तो तब बहुत ज्यादा लाइट थी, मेरी प्यूपिल्स बहुत छोटे हो गए थे, उनका ओपनिंग बहुत छोटा हो गया था, तो कम लाइट एंटर करती थी हमारी आईज में। लेकिन जैसे ही मैं सनलाइट से अपने घर को एंटर करता हूँ तो घर के अंदर इतनी लाइट नहीं है, लेकिन मेरे प्यूपिल तो छोटे हो गए। अब वो प्यूपिल से वैसे ही कम लाइट अंदर जा रही थी, घर के अंदर उतनी लाइट थी नहीं, तो भाई मुझे क्या लगता है, ऐसे काफी देर तक ऐसा लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी आईज इसको एडजस्ट कर लेती है, थोड़ी देर बाद हमारी प्यूपिल जो है वो प्यूपिल ओपन हो जाता है और जो लाइट है वो वापस से एंटर करना शुरू कर जाती है और मुझे दिखने लग जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? बेसिकली इट इज अ विंडो। ठीक है, इट इज अ विंडो ऑफ आई। विंडो का काम क्या होता है आप ऐसे समझिए, खिड़की का काम क्या है? खिड़की के अंदर अब देखो, जब जब आपको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है आप खिड़की खोल देते हो। खिड़की का काम हवा का भी होता है, वेंटिलेशन का भी होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास विंडो है, यू वांट द नेचुरल लाइट, व्हाट डू यू डू? आप वहां पर क्या करोगे? आप उस विंडो को ओपन कर दोगे, नेचुरल लाइट एंटर करना शुरू कर जाएगी। लेकिन अगर आपको नेचुरल लाइट नहीं चाहिए, आप उस विंडो को क्लोज कर देते हो। ये वही चीज है, ऐसे समझिए कि ये क्या है, हमारी आई की विंडो है जिसको ओपन या क्लोज किया जा सकता है। क्लोज नहीं होती है, ओपन हो सकती है, बहुत ज्यादा वाइड हो सकती है या बहुत ज्यादा श्रिंक कर सकती है, क्लोज नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बिल्कुल बंद ही हो जाए। ठीक है, तो पीपल क्या करता है? कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग द आई। सो मैं लिख सकता हूं pupil controls the amount of light which is entering the eye। आई को एंटर करने वाला जो अमाउंट है लाइट का, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज को एंटर करेगी, इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगा हमारा प्यूपिल। अब प्यूपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन डिसाइड करता है? तो देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि इसके पास ही एक लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज नोन एज आइरिस। आइरिस प्यूपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। आइरिस प्यूपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। प्यूपिल ओपन होगा या प्यूपिल क्लोज होगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आइरिस। आइरिस का काम क्या है? तो पहली बात, आइरिस का काम है कंट्रोल्स दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्यूपिल, पहला काम। दूसरा काम इसका क्या होता है? पिगमेंटेशन देना। क्या देना? पिगमेंटेशन। ये देखो, पिगमेंट ऑफ आई, हमारी आईज ब्लू होंगी, ग्रीन होंगी, येलो होंगी, ब्लैक होंगी, ब्राउन होंगी, ग्रीन होगी, ग्रे होगी, क्या होगी? किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी आईज के अंदर आइरिस का कलर क्या है। ठीक है, बोलते हैं ना कुछ लोगों की आईज ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। ठीक है, तो इन सभी के अंदर अपन क्या देखते हैं? इन सभी के अंदर अपन ये देखते हैं कि यार जो पिगमेंट है आई का, उसको भी तो कोई गवर्न करना चाहिए, कोई एक पैरामीटर ऐसा होना चाहिए जो कि इसको भी गवर्न करे। कौन गवर्न करता है? तो पिगमेंटेशन कौन गवर्न करता है? आइरिस ही गवर्न करता है। कॉर्निया से हमारी लाइट एंटर करी, ठीक है, प्यूपिल ने कंट्रोल किया कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। प्यूपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। ठीक है, आइरिस कलर भी देता है इसको, और इनके बीच में यहाँ पर एक लिक्विड मौजूद होता है which is known as aqueous humor, which is known as aqueous humor which is salty। ठीक है, यहाँ पर कौन मौजूद है? aqueous humor मौजूद है which is salty, जो कि कैसा होता है? salty होता है। why it is salty? salty, पहली बात तो आप ये देखिए, जो फ्रंट एकदम आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई है, जो कॉर्निया है, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। देयर आर नो ब्लड वेसल्स व्हिच आर फाउंड एट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया हो गया, ठीक है, लेंस हो गया, यहाँ पर कोई वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होते।
बट वी नो कि न्यूट्रिशन हर जगह पहुंचना चाहिए। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड न्यूट्रिशन पहुंचाता है हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है। यहां पर भी वही है, आपने क्या किया, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई को जब देखा तो वहां पर कोई ब्लड वेसल है नहीं, तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई भी तो लिविंग ही है ना, लिविंग, हम लोग लिविंग बींग्स हैं, तो हमें तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, वो न्यूट्रिशन मिलता है एक्वस ह्यूमर से। यहाँ जो बीच में ये सॉल्टी लिक्विड मौजूद है, ये सॉल्टी लिक्विड क्या करता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्रिस्टलाइन लेंस को, कॉर्निया को, सीलियरी मसल्स को, आइरिस को, इन सभी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट ऑफ द आई में हमारे पास ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होते। तो अभी अपन ने फ्रंट मोस्ट पार्ट ऑफ द आई को कंसीडर किया है। बताइए ये चीज सबको क्लियर हो रही है कि नहीं है? सर फास्ट हैंड रेज करके बताएं। तो अब ह्यूमन आई को आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन आई के अंदर अभी तक अपन ने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई फ्रंट मोस्ट पार्ट जो है कॉर्निया जो है, ठीक है, उसके बाद कॉर्निया के बाद हमारे पास एक्वस ह्यूमर आता है, एक्वस ह्यूमर के बाद हमारे पास प्यूपिल आता है, प्यूपिल के बाद हमारे पास आइरिस आता है। हमने इन सब के वर्किंग देखी। अब अपन बात करते हैं कि ये सीलियरी मसल्स क्या है और क्रिस्टलाइन लेंस क्या है। नाम से पता चल रहा है यार, क्रिस्टलाइन लेंस एंड सीलियरी मसल्स। क्रिस्टलाइन लेंस वो लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस वो लेंस है जो कि हमारे लाइट के अंदर जो रेज एंटर हो रही है उसको कन्वर्ज करके कहां उसकी इमेज बनाता है, ऑन दी रेटिना। कहां उसकी इमेज बनाता है, ऑन दी रेटिना बनाता है। आपको याद रखना है क्रिस्टलाइन लेंस एक फाइब्रस मटेरियल, ठीक है, एक फाइब्रस होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे आंख के अंदर कोई कांच लगा हुआ है, ऐसा नहीं, एक फाइब्रस लेंस है, फाइबर्स की हेल्प से बना होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारी आईज के अंदर जो भी लाइट रेज एंटर कर रही हैं उस लाइट रेज को ये कहां पर कन्वर्ज करवाता है, उस लाइट रेज को ये कन्वर्ज करवाता है ऑन दी रेटिना। रेटिना पे ही क्यों कन्वर्ज करवाता है, रेटिना पे ही क्यों कन्वर्ज करवाता है, क्योंकि रेटिना हमारी आईज का क्या है, पर्दा है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सामने स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पे इमेज बनती है तो आपको दिखती है, ठीक है। हमारी आईज के अंदर भी जो स्क्रीन है वो कौन है, रेटिना। हमारी आईज पर भी जो स्क्रीन है वो कौन है, रेटिना, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है, जो भी लाइट रे आ रही है उसको कन्वर्ज करके कहां पर बनाना, उसको कन्वर्ज करके उसकी इमेज बनाना रेटिना, ठीक है सर। सर कभी कभार क्या है, ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखों के बहुत पास होते हैं और कभी कभार ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से बहुत दूर होते हैं। कभी कभार तो ऑब्जेक्ट बहुत पास है, कभी कभार बहुत दूर है। जब बहुत पास होता है ऑब्जेक्ट तब भी हम देख लेते हैं, जब बहुत दूर होता है ऑब्जेक्ट तब भी हम देख लेते हैं। बेटा उसको देखने के लिए क्या होता है, हम क्रिस्टलाइन लेंस के थिकनेस को चेंज करवाते हैं। जब मुझे पास वाले ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं उस पर फोकस करता हूँ, जब मैं इस पर फोकस करता हूँ तो मुझे दिखने लग जाता है। ऐसे मैं रखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इस पर फोकस करूंगा मुझे दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों, मैं जब इस पर फोकस करता हूँ तो मेरे जो सीलियरी मसल्स हैं, मेरे जो सीलियरी मसल्स हैं वो सीलियरी मसल्स मेरे क्रिस्टलाइन लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं। सीलियरी मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस को, ठीक है, जिसके कारण क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, जिसके कारण क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अब अगर खुद सोचो यार, क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ हो गई चेंज, क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे ही फोकल लेंथ चेंज हुई तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको परसीव करके उसकी इमेज कहां बनवाई जा सकती है, रेटिना, रेटिना पे कहीं पे भी बनवाई जा सकती है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, दैट क्रिस्टलाइन लेंस इज द लेंस व्हिच कन्वर्जेस। तो कैसा हो गया, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कन्वर्जिंग लेंस है, इसका फोकल लेंथ कौन डिसाइड करता है, तो जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है हमारे क्रिस्टलाइन लेंस को, जिसके कारण हम दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं और पास के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और इनकी इमेज बनती कहां है, जाके रेटिना पे। रेटिना पे क्या मौजूद है, रेटिना पे खूब सारे नर्व एंडिंग्स मौजूद है। रेटिना पे क्या मौजूद है, रेटिना पे खूब सारे नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं, नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स मौजूद है। नर्व कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व्स, ये देखो आ रही है ब्रेन से, ये यहाँ पर ये रही ऑप्टिक नर्व्स,
इन ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है? इन ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है कि जो भी इमेज बन रही है ना रेटिना पे, उसको सेंस करो और उसका सिग्नल कहां तक भेजो? ब्रेन तक भेजो। उसको सेंस करो, उसका सिग्नल कहां तक भेजो? ब्रेन तक भेजो। ठीक है। अब जहां जहां पर भी नर्व एंडिंग्स होंगी वहां वहां पे अगर इमेज बन गई तो मुझे जो भी सिग्नल है उस सिग्नल को कहां भेज दिया जाएगा? ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसे प्रोसेस करेगा और फिर हमें इमेज दिखने लग जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना पे ही क्यों इमेज बनवाई? क्योंकि रेटिना पे बहुत सारे ऑप्टिक नर्व के एंडिंग्स हैं। उन नर्व एंडिंग्स के कारण यहाँ पर जैसे इमेज बनती है तो सिग्नल प्रोड्यूस होता है और वो सिग्नल कहाँ चला जाता है? ब्रेन में। ब्रेन फिर उस इमेज को प्रोसेस करता है और हमें दिखाता है। ठीक है, ब्रेन फिर उस इमेज को क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें दिखाता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। टॉपिक जो तुम डाउट पूछ रहे हो वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, अभी नहीं। अभी हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने, आगे जब स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन इन सब के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इन सब के बारे में, तो तब हम वहां पर वो चीज देखेंगे। अभी हम ह्यूमन आई के बारे में देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि भाई जो भी इमेज बनी कहां बनी? रेटिना पे। क्यों बनी? क्योंकि रेटिना पे खूब सारे नर्व एंडिंग्स थे। अब बताइए किसको कोई डाउट है तो हैंड रेज करके बताओ। तो सीधी सिंपल सी बात थी, हमने ये देखा कि ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है? ऑप्टिक नर्व की कई एंडिंग्स होंगी, उन एंडिंग्स के कारण वहां पर अगर इमेज बनेगी तो वो इमेज मेरे ब्रेन तक पहुंचेगी और मुझे दिखेगी। बेटा कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी होती है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है अपन ने, कि जब कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कन्वर्जिंग लेंस जब होता है तो उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है। मतलब जो रेटिना पे इमेज बनेगी ना, कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। इस इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन हमें सीधा करके दिखाता है। इस इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन क्या करता है? हमें सीधा करके दिखाता है। हमारी आईज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट सामने है, उनकी इमेज उल्टी बन रही है हमारी आईज के अंदर। लेकिन ब्रेन क्या करता है? जब ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है, जब वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा? ब्रेन तक। तो जब वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है, वो सिग्नल जैसे ही हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, ब्रेन उसे प्रोसेस करके हमें इमेज को उल्टा दिखा रहा है। लेकिन इन रियलिटी अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी आंखों के अंदर कैसी इमेज बन रही है, आप बोलोगे सर हमारी आंखों के अंदर जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड है। कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, हमारी आंखों के अंदर जो इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ब्रेन हमें फिर हमें दिखता क्यों है फिर सीधा? क्योंकि ब्रेन हमें सीधा करके दिखाता है उसे। बताइए आज की क्लास सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं? फास्ट, यस और नो?